नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दो लोगों में जमीन का झगड़ा होता है या कोई जुर्म हो जाता है तो इंसाफ का पहिया असल में घूमता कैसे है? आज हम भारत के जुडिशियल सिस्टम की मशीन को परत दर परत खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि हाई कोर्ट्स क्या हैं, जज कैसे बनते हैं और वो दो शब्द जो हम हमेशा सुनते हैं, दीवानी और फौजदारी, इनका असली मतलब क्या है। चलिए इस पूरे सिस्टम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फिल्मों में वो ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ तो हम सबने सुनी है, पर असल अदालतें इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी और सच कहूँ तो जटिल होती हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। इसीलिए ये काम कैसे करती हैं, ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये हाई कोर्ट्स हैं क्या, फिर देखेंगे कि जज की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उनकी पावर्स क्या हैं, दीवानी और फौजदारी के चक्कर को भी सुलझाएंगे, और आखिर में उस एक बड़े सवाल पर बात करेंगे जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के सामने खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हर बड़ी इमारत की एक नींव होती है ना? तो हमारे राज्यों की न्याय व्यवस्था की ये जो नींव है, ये हाई कोर्ट्स, इनकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? आइए पता करते हैं। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, उसका आइडिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो राज्यों के सबसे बड़े कोर्ट हैं यानी हाई कोर्ट्स, उनका जो आज का ढांचा है वो ब्रिटिश राज के दौरान बने 1935 के कानून पर आधारित है। मतलब हमारे सिस्टम के टॉप लेवल और स्टेट लेवल की जड़ों में ही एक ऐतिहासिक फर्क है। तो आज की तारीख में पूरे भारत में इंसाफ देने के लिए कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 25 अदालतें जो हमारे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करोड़ों लोगों के लिए न्याय का सबसे बड़ा सेंटर हैं। अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। भारत में अदालतों का इतिहास बहुत पुराना है। पहले 3 हाई कोर्ट तो 1862 में ही कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में बन गए थे। और मजे की बात यह है कि सारी यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास ही अपना हाई कोर्ट है। और अगर जजों की संख्या के हिसाब से देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। अदालतें सिर्फ इमारतों से नहीं चलती, वो उन लोगों से चलती हैं जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, यानी जज। तो सवाल यह है कि ये जज बनते कैसे हैं? क्या कोई भी जज बन सकता है? चलिए इस रास्ते को समझते हैं। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? इसके लिए हमारे संविधान ने 2 मेन रास्ते बताए हैं जो तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस पर टिके हैं। पहला रास्ता है वकालत का। अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की है तो वो इस पद के लिए एलिजिबल है। दूसरा रास्ता आता है निचली अदालतों से। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो तो वो भी हाई कोर्ट जज बनने के काबिल माना जाता है। तो ये एक्सपीरियंस ही इनकी पहली क्वालिफिकेशन है। लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन होना ही काफी नहीं है। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी काफी लंबा और सख्त है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। शुरुआत होती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जो गवर्नर के साथ मिलकर एक नाम की सिफारिश करते हैं। फिर ये रिपोर्ट जाती है भारत के चीफ जस्टिस के पास और वहां से ये सिफारिश पहुंचती है प्रेसिडेंट के पास, और फिर देश के राष्ट्रपति उस अपॉइंटमेंट पर अपनी आखिरी मोहर लगाते हैं। ठीक है, तो जज साहब अपॉइंट हो गए, लेकिन उसके बाद क्या? उनकी सैलरी कहाँ से आती है? उन्हें शपथ कौन दिलाता है? और क्या उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है? आइए एक जज की जिंदगी के इन पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। अब यहां देखिए कितना मजेदार बैलेंस है सेंटर और स्टेट के बीच। जज को अपॉइंट करना और उनका इस्तीफा लेना, ये दोनों काम राष्ट्रपति के हाथ में है, जो केंद्र के मुखिया हैं। लेकिन उनको शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं और उनकी सैलरी भी राज्य सरकार के खजाने से आती है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जहां तक काम करने की उम्र की बात है, एक हाईकोर्ट जज 62 साल की उम्र में अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, किसी जज को उनकी कुर्सी से हटाना ये लगभग नामुमकिन है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के फैसले ले सकें। उनको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, महाभियोग। ये एक बेहद मुश्किल पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जो सिर्फ तब शुरू हो सकता है जब किसी जज पर दुर्व्यवहार या अक्षमता का आरोप साबित हो जाए। आपको बता दूं, भारत के इतिहास में आज तक किसी भी हाईकोर्ट जज को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। तो हमने अदालतों और जजों के बारे में जान लिया, पर इन अदालतों में आखिर होता क्या है? यहाँ मोटे तौर पर 2 तरह के मामले आते हैं, दीवानी और फौजदारी।
ये दो शब्द न्याय के दो अलग-अलग चेहरों की तरह हैं। चलिए इनके बीच का फर्क आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहले बात करते हैं दीवानी यानी सिविल केस की। सीधे-सीधे समझें तो ये वो मामले हैं जिनका लेना देना पैसे, प्रॉपर्टी या किसी अधिकार से है। इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ है, बल्कि दो पार्टियों के बीच में कोई झगड़ा या विवाद है। जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए का झगड़ा, दो भाइयों में जमीन के बंटवारे का केस, या किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो। ये सब दीवानी मामले हैं। यहां मकसद किसी को जेल भेजना नहीं होता, बल्कि ये तय करना होता है कि किसके अधिकार क्या हैं या कौन किसको कितना पैसा देगा। अब आते हैं फौजदारी यानी क्रिमिनल केस पर। ये दीवानी से बिल्कुल अलग है। जब कोई ऐसा काम करता है जिसे पूरे समाज के लिए खतरा माना जाता है, तो वो एक अपराध बन जाता है। इसीलिए ऐसे मामलों में एक पार्टी तो पीड़ित होता है, लेकिन दूसरी पार्टी हमेशा सरकार होती है। इसके उदाहरण तो हम सब जानते हैं, चोरी, मारपीट, हत्या या किसी भी तरह की हिंसा। इन मामलों का मकसद होता है गुनाहगार को सजा देना, ताकि समाज में एक मैसेज जाए और लोग सुरक्षित महसूस करें। तो इसे ऐसे याद रखिए, दीवानी मतलब अधिकारों का झगड़ा और फौजदारी मतलब समाज के खिलाफ अपराध। दीवानी में मिलता है हर्जाना और फौजदारी में मिलती है सजा। और हां, कभी-कभी एक ही घटना से दोनों मामले शुरू हो सकते हैं। जैसे अगर किराएदार किराया ना दे, ये दीवानी मामला है, और ऊपर से मकान मालिक से मारपीट भी कर दे, तो ये फौजदारी मामला भी बन जाता है। अब हम एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो शायद हमारे जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है, इंसाफ मिलने में देरी। किसी ने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा था, अगर बिहार में 243 विधायक हो सकते हैं, तो उसके हाई कोर्ट में 243 जज क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल सीधे सीधे हमारी प्राथमिकताओं पर उंगली उठाता है। ये दिखाता है कि हमारे पास इंसाफ देने वाले जजों की कितनी भारी कमी है। और इस कमी का नतीजा जमीन पर बहुत भयानक है। एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराधों में भी पीड़ितों को इंसाफ के लिए 20-20 साल तक इंतजार करना पड़ जाता है। एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है, और जैसा कि कहते हैं, देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी और सम्मानित हैं, लेकिन इसकी शाखाओं पर इंसाफ का फल पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इस सिस्टम को और तेज और असरदार बनाने के लिए कैसे बदला जा सकता है? इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।